क्लास 12th मैथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। कह रहे हैं यदि फलन जो है वो आर से आर वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है और फंक्शन है एक्स की पावर 2, तो ये फलन कैसा होगा। तो पहले तो मैं सॉल्व कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक, फलन मेरा जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। यहाँ x होता है, यहाँ y होता है। fx को y बोलते हैं और y जो है वो मेरा एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं एक एकी के लिए। क्या चेक करते हैं एक एकी के लिए? तो देखो, अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा, x की जगह 1 रखूँ ना, 1 का वर्ग करूँगा 1 आएगा। 1 आर से लिया मैंने अब -1 लिया है। -1 का वर्ग करूँगा तो भी मुझे 1 मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि भैया यहाँ पर दो अलग अलग इनपुट, -1 अलग इनपुट है, -2 अलग इनपुट है, लेकिन जो आउटपुट दे रहा है वो सेम दे रहा है। यानी कि ये एकाकी बिल्कुल भी नहीं है। एकाकी है क्या? नहीं है, एकाकी नहीं है। आच्छादक की बात हम चेक कर लेते हैं। ऑन टू आच्छादक का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, fx को हम y मानते हैं और y हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √y। कोई दिक्कत नहीं है, चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा y है और x जो है वो √y के बराबर है। ठीक है, और इसके पास पूरी की पूरी r है, इसके पास पूरी की पूरी r है। तो आच्छादक तभी होता है जब सहप्रांत में बैठे सभी अवयव का प्री इमेज मिलना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए यहाँ से। आर में तो पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। देखो, 1 रखोगे y की जगह पर, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 भी आर में है। चलो ठीक है, -2 रख के देखो, -2 का वर्गमूल क्या ये आर में होता है? ये -2 क्या है मेरे भाई, एक काल्पनिक संख्या है। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आता है ये क्या है, काल्पनिक। इसका प्री इमेज मुझे नहीं मिल रहा है। अगर 1 का भी प्री इमेज हमें नहीं मिलता है तो फिर बात नहीं बनती है, तो फिर वो आच्छादक भी नहीं होता है। तो ना तो ये फंक्शन एकाकी है और ना ही ये आच्छादक है। ठीक है, एकाकी आच्छादक गलत, बहु एकाकी आच्छादक गलत, एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं, गलत। ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बताना है आपको कितना होगा। ठीक, सो यहाँ अगर आप देखेंगे एंगल नेगेटिव में है, एंगल नेगेटिव में y मान लो, y हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है। जब भी एंगल नेगेटिव में आती है तो हमें दिक्कत मिलती है। और आप जानते हैं साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं जब भी एंगल नेगेटिव में आएगा हमें चेंज करना होता है। साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, चेंज कर दिया, चेंज करो, अब माइनस सामने आ जाएगा, साइन इनवर्स थीटा 1/2। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाहर साइन इनवर्स है, इसका मान भी हमें साइन में सोचना है। ठीक है, इसका मान भी हमें साइन में सोचना है। तो साइन 30 का मान, 30 बोले तो π/6 का मान 1/2 होता है, कटा। और ये जो π/6 आया है, -π/6, वो इस इंटरवल के बीच में है। ठीक है, -90 से 90 के बीच में है, होता है -60। ठीक है, ये जो मान है वो इसके इंटरवल के बीच में होगा। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा -π/6। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या मेरे भाई, -π/6? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। कह रहे हैं 2x2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 और 1 है। मतलब अवयव के अंदर जो एंट्री है वो 0 और 1 ही है और कोई नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब भी कुल संख्या निकालनी होती है तो हम लिखते हैं एंट्री, एंट्री के ऊपर जो भी कोटि होगी
वो आ जाती हैं। एंट्री की ऊपर में यहाँ लिख सकते हो कोटि। ठीक है, तो एंट्री हमारे पास क्या 0 और 1 यानी कि 2, एंट्री हमारे पास 2 है और कोटि हमारे पास है 2 की गुणा 2 यानी 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य, सम भी हो और अभाज्य भी हो, क्या होगी? देखो जब हम दो पासों को उछालते हैं तो हमें 36 परिणाम मिलते हैं। कितने परिणाम मिलते हैं? 36। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। ऐसे ही 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। 3,1 से कहाँ तक आ जाएगा? 3,6 तक। 4,1 से कहाँ आ जाएगा? 4,6 तक। 5,1 से कहाँ आ जाएगा? 5,6। और 6,1 से आ जाएगा 6,6 तक। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टोटल परिणाम हमारे पास होंगे 36, कुल परिणाम होंगे 36। हमसे ये बोला है, क्या बोला है प्रश्न में? प्रत्येक पासे पर सम संख्या भी और अभाज्य भी हो। तो प्रत्येक पासे पर सम हो और अभाज्य संख्या हो, वो होती है सिर्फ 2,2। प्रायिकता निकालनी है हमें। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम 1 है, कुल परिणाम 36 है। आंसर आ जाएगा 1/36। कितना होगा मेरे भाइयों? आंसर आ जाएगा 1/36। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एडजॉइंट ए का मान बताना है। क्या होगा जब कि हमें सारणिक ए का मान दे रखा है, सारणिक ए का मान 2 है और हमें एडजॉइंट ए के सारणिक का मान निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है? ए की सारणिक ए की पावर n-1। अच्छा, सारणिक ए का मान क्या दे रखा है? 2 और ऑर्डर कोटि क्या दे रखा है? 3×3 यानी कि n हमारे पास क्या है? 3 -1 यानी 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, 3×3 का मतलब ये नहीं कि 9 है। 3×3 का मतलब और ऑर्डर कितना है? 3 है, कोटि 3 है। तो हमें हमारा उत्तर कितना मिल गया? 4। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ए तथा बी दो शून्येतर सदिश हैं। ए डॉट बी का जो मान है वो माइनस मॉडुलस ए मॉडुलस बी यानी मापांक ए मापांक बी के बराबर है। तो कोण क्या होगा? थीटा कितनी होगी? आपके दिमाग को बहुत बेहतरीन तरीके से टेस्ट कर रहा है। तो जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए तो बहुत आसान है, वो फट से बता देगा। आप जानते हो मेरे भाई, क्या जानते हो कि कॉस थीटा बराबर होता है दो अवयव अगर ए और बी है ना, आप भी बोल रहा हूँ वेक्टर ए डॉट बी बट्टे में क्या होता है? मापांक ए गुणा मापांक बी होता है। तो देखो मेरे भाई, ये यहाँ है। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में मुझे दे रखा है मापांक ए गुणा मापांक बी माइनस है यहाँ, और इधर हमारे पास क्या है? ए डॉट बी दे रखा है प्रश्न में, यही दे रखा है ना। तो अगर इसको मैं यहाँ ले जाऊँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए डॉट बी क्या है मेरे पास? कॉस थीटा मापांक ए मापांक बी। तो ये दोनों चीज़ सेम चीज़ को प्रेजेंट कर रही है, सेम चीज़। समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या मिलेगा कि कॉस थीटा की जगह पे क्या है हमारे पास? -1 लिख सकता हूँ। कॉस थीटा की जगह पे क्या है हमारे पास? माइनस का ही कॉस है, बराबर है। तो कॉस पाई का मान होता है -1। कॉस से कॉस हटेगा, थीटा का मान हो जाएगा पाई। थीटा का मान मेरे क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? पाई हो जाएगा। क्या पाई ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा, पाई। ठीक, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाले मैंने रखे हैं। आपने पढ़ाई की होगी, अगर नहीं की है तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। सारा चीज़ मैं एकदम आसानी के साथ पढ़ाता हूँ।
ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, आपके दिमाग को हम टेस्ट कर रहे हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर डैश संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होने पे उस संबंध को हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? तुल्यता संबंध, अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का क्या कहलाता है? मुख्य शाखा परिसर कहलाता है। मुख्य शाखा परिसर। अगर ए डैश ए के बराबर है तो ए क्या होता है? ए डैश ए के बराबर होने पर वो सममित अवयव होता है। सममित अवयव, यहां मैंने सममित लिख दिया, सममित अवयव लिखना, ठीक है। अगर ए डैश माइनस ए के बराबर होता है तो क्या होता है? विषम सममित अवयव होता है। इसका मान बताना है, क्या होगा? सानिक है, 2 × 2, इसकी गुणा इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी गुणा इसके साथ साइन गुणा साइन माइनस 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 प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है? 1। की पावर माइनस एक्स का अवकलज क्या होगा? अगर y हमारा e की पावर माइनस एक्स है तो अवकलज क्या होगा? e की पावर एक्स का अवकलज e की पावर एक्स माइनस एक्स, और x का जो भी गुणा होता है वो सामने लग जाता है -1, यानी कि माइनस e की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस e की पावर माइनस एक्स। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं फलन f के प्रांत में एक बिंदु c जिस पर या तो f डैश c का मान 0 हो, उस बिंदु, ठीक है, तो f अवकलनीय नहीं होता है, f का डैश बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो उस बिंदु को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहा जाता है? क्रिटिकल पॉइंट। हिंदी में मुझे नाम याद नहीं है, अगर आप अंग्रेजी में भी लिख के आओगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। हिंदी में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं फंक्शन जो है वो एकाकी है। एकाकी फलन, अच्छा सत्य सत्य बताना है, पहले आप जवाब दोगे फिर मेरा जवाब देखना। एकाकी कब होता है? जब फंक्शन x1 फंक्शन x2 के बराबर हो और x1 का मान x2 के बराबर ना हो। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? अगर x1 और x2 आपस में बराबर होते हैं तब जाके ही फंक्शन x1 और फंक्शन x2 बराबर होता है। अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो फंक्शन x1 और x2 भी बराबर नहीं होते, वो होती है एकाकी की सही स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है मेरे भाइयों? गलत है। अगला बोल रहा है कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर का मान 0 से पाई होता है ओपन इंटरवल में। तो ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ए को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए डैश बट्टे में 2 और a माइनस ए डैश बट्टे में 2। सममित और विषम सममित के अवयव के योगफल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कथन भी मेरा क्या है मेरे भाइयों? बिल्कुल सही है। सही है। समान कोटि के विकर्ण अवयव का गुणन क्रम विनिमय होता है। अच्छा, कभी कभी कुछ स्टेटमेंट ऐसे आ जाते हैं जिनके हमने पढ़ा नहीं है, तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे एग्जाम में वो भी मैं बताता हूँ। जैसे इन्होंने बोला है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव मैंने ले लिया, यहाँ से ले लिया 2 0 0 2। विकर्ण में एलिमेंट होता है, बाकी छोटा ही लेना, बाकी सारे 0 0 होते हैं। और एक मैंने ले लिया जैसे कुछ ले लो 3 ले लो, 3 0 3 गुणा करके देखो भाई। हाँ, रो इधर से कॉलम आता है, देखो 2 3 6 0 गुणा 0 2 गुणा 0 0 गुणा 3 0। ठीक है, फिर आ जाओ 0 गुणा 3 0 2 गुणा 0 0 0 गुणा 0 0 2 3 6। तो ये हमें मिल गया 6 0 6। अब क्रम विनिमय करके देखो क्या यही आता है। इधर ले लो 3 0 0 3 और इधर ले लेते हैं 2 0 0 2। कभी ऐसा आ जाए ना तो ऐसे काउंटर एग्जाम्पल लेके हल किया करो। तो इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम 3 दूनी 6 0 गुणा 0 0 3 0 0 0 गुणा 2 0
फिर दूसरे रो पे आ जाएंगे, 0 गुणा 2 0, 3 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, 3 गुणा 2 6, 6 0 0 6। तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल समान आ रही है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। जी हाँ, क्रम विनिमय होता है। कह रहे एक्स के सापेक्ष 1/x का अवकलज log x होता है। log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x, सॉरी, x के सापेक्ष 1/x का अवकलज log x होता है। नहीं, log x का अवकलज की 1/x होता है। 1/x का जो अवकलज होता है मेरे भाइयों, वो क्या होता है, -1/x² होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। log x का अवकलज 1/x होता है, 1/x का अवकलज -1/x² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 दिक कोसाइन वाली दो रेखाओं के बीच न्यून कोण थीटा है, तो साइन थीटा का मान ये होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। ये कोण नहीं होता है, एंगल। ठीक है, अब आएगा मजा। इतने दिन से मैंने आपको क्या पढ़ाया है, समाकलन पढ़ाया है, तो सूत्र तो याद जरूर किया होगा ना मेरे भाई, क्योंकि समाकलन में मैंने बोला है दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। क्या, एक तो होता है सूत्र, दूसरा होता है तरीका। कई बच्चों को तरीका मालूम होता है लेकिन सूत्र भूल जाते हैं। तो भाई सूत्र ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है, सूत्र पर बताओ। ये आपको मिलाना है, मिलान चिन्ह करना है, कौन सा किसका सही होगा देख के बताओ। ठीक है, तो x² - a², ठीक है, कौन सा इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है, फर्स्ट का हो जाएगा e, x/2 x² - a² माइनस a²/2 log x प्लस x² - a² प्लस c। फर्स्ट का हो जाएगा e। सेकंड का क्या होगा, सेकंड का हो जाएगा c। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है, नई एनसीईआरटी बुक में 8वें चैप्टर में इस फॉर्मूले का हर बार बार प्रयोग होगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है ना आपको, तो 8वां चैप्टर आपसे होगा भी नहीं। ये फॉर्मूला रट लेना, 8वें चैप्टर में इसी एक फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है, सेकंड नंबर पे जो है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर का क्या होगा, तीसरे नंबर का होगा डी। तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा, डी। चौथे नंबर पे आ जाओ, चौथे नंबर का क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का हो जाएगा बी। dx/में a² - x² है ना, साइन इनवर्स x अपोन है। ठीक है, पांचवें नंबर पे आ जाओ, पांचवें नंबर का क्या होगा, पांचवें नंबर का होगा ए। पांचवें नंबर का क्या होगा, ए। ठीक हो गया। छठे पे आ जाओ, ये जो छठा देख रहे हैं, छठे का आपका हो जाएगा ये वाला, जी ये वाला। और सातवें ऑप्शन के लिए आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है। तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है sec इनवर्स x। ठीक है, ये क्वेश्चन में होगा एनसीईआरटी में, तो इसका समाकलन sec इनवर्स x होता है। हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, आपको एक शब्दों में अपना उत्तर देना है, 1 से 2 लाइन में। कह रहे हैं फंक्शन x हमारे पास दे रखा है x², प्रदत्त फलन का निम्नतम मान बताना है। तो पहले क्या करना होता है, एक बार अवकलज, फिर उच्चतम तथा निम्नतम के लिए हमें क्या करना होता है, f' को 0 के बराबर रखना होता है। तो 2x को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा 0, सिंगल पॉइंट मिलेगा। निम्नतम बात कर रहे हैं, निम्नतम मान होगा जरूर, क्योंकि x बराबर 0, देखो अगर आप देखोगे ना 0, ये हमारा 0 है। f' हमारे पास क्या है, f' हमारे पास है 2x। तो इसके राइट हैंड, लेफ्ट से राइट में देखना होता है, तो 0 के लेफ्ट में नेगेटिव वाला पॉइंट मिलेगा और 0 के राइट में पॉजिटिव वाला पॉइंट मिलेगा। क्योंकि जैसे x की जगह पर नेगेटिव मान रखोगे नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये बदल रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव में, यानी कि निम्नतम मान देगा। x बराबर 0 पे क्या देगा, निम्नतम मान देगा। तो यहाँ रख दो, मान रखने के लिए फंक्शन में रखना होता है। तो 0 का वर्ग क्या आ जाएगा, 0।
तो इस फलन का जो निम्नतम मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। छठे चैप्टर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ए तथा बी दो ऐसी घटना है कि ए जो है वो बी के अंदर है और पी ए का मान 0 नहीं है, प्रायिकता ए का मान 0 नहीं है, तब पी बी बट्टा ए का मान क्या होगा। ये तो फॉर्मूला पूछा है आपसे, पी बी बट्टा ए, बी बट्टा ए तो बी इंटरसेक्शन ए, नीचे जो होता है उसकी प्रायिकता आ जाती है पी ए। प्रश्न में बोल ही रखा है जहां इस पी ए का मान क्या नहीं हो सकता 0, बट्टे में 0 नहीं होता कभी, अगर 0 होता तो वो फलन परिभाषित नहीं होता। ये हो गया प्रश्न। अगले प्रश्न में आ जाओ। आपसे क्या बोला है, यदि ये जो एक मात्रक सदिश है, ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं ना, ये एक मात्रक सदिश है, तो इस x का मान बताना क्या होगा। मैं इस वेक्टर को a मान लेता हूं और x के अंदर गुणा कर देता हूं, एक्स आई एक्स जे एक्स के, ये एक मात्रक सदिश है, ठीक है, यानी कि मापांक a का जो मान है वो 1 के बराबर है। मात्रक सदिश बोल रखा है ना, तो मात्रक सदिश निकालेंगे, i का गुणज x का वर्ग, y का गुणज x का वर्ग, k का गुणज x का वर्ग, तो ये हो गया अंडर 3x²। वर्ग करेंगे 3x² बराबर 1, x² बराबर 1/3, तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सदिश वेक्टर, कक्षा 11 में ही आपने पढ़ा है, आप जानते हैं ना, ये आई जे के, आई जे के, आई गुणा जे के बराबर होता है, के गुणा आई जे के बराबर होता है, जे गुणा के आई के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाओ प्रश्न में, आई है डॉट जे गुणा के किसके बराबर होगा, आई के बराबर, प्लस यहाँ पर है जे डॉट आई गुणा के माइनस, क्योंकि डायरेक्शन ये जा रही है, जब पीछे आई गुणा के उल्टे में आ जाओगे तो जे के बराबर तो होगा, लेकिन माइनस जे के बराबर होगा, ठीक है। फिर आ जाओ के है डॉट आई गुणा जे किसके बराबर होगा, के बराबर। देखो आप जानते हैं सेम टू सेम, जैसे आई डॉट जे होगा तो उसका मान 0 होता है, आई डॉट आई होता है तो इसका मान 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस गुणा माइनस माइनस, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, और इसका मान आया था प्लस माइनस 1/√3। अगले वाले में आ जाते हैं। कह रहे ये जो अवकल समीकरण है इसकी घात क्या होगी। तो घात निकालने से पहले हमें क्या निकालना होता है, कोटि, तो बिना कोटि के आप घात नहीं बता सकते। तो कोटि अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो हमारी कोटि, हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है ये, बिल्कुल है, तो जहां से आपने कोटि चेक की उसी की घात पावर में देखते हैं, पावर में कुछ नहीं तो 1, तो हमारी घात क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये जो अवकल समीकरण में दे रखा है इसका समाकलन गुणक निकालना है। तो ये जो अवकल समीकरण दे रखा है ये एक रैखिक अवकल समीकरण है जिसका रूप होता है dy/dx py = q। ये क्या है मेरे भाइयों, ये रैखिक अवकल समीकरण है। p के जगह पे हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, y का गुणज 2, और q के जगह पे क्या दे रखा है, sin x। हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है a की पावर में इंटीग्रेशन p dx। p का मान है 2x, अच्छा dx, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो जो समाकलन गुणक जो होगा वो होगा a की पावर में 2x, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो समाकलन गुणक क्या होगा a की पावर में 2x। अगला क्वेश्चन है 3 कोटि वाले, कल ही मैंने ये पढ़ा है एनसीईआरटी वीडियोस में, 9.2 प्रश्नावली का प्रश्न है। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के
विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है? विशिष्ट बोला है तो 0 होगा, और अगर विशिष्ट की जगह यहाँ लिख देता क्या व्यापक हल, तो व्यापक में जितनी कोटि होते हैं उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। व्यापक बोलता तो 3 होता, विशिष्ट बोला है तो क्या होगा? 0 होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको इतने 25 मिनट के अंदर बता दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, मॉडल पेपर सैम्पल पेपर करा रखे हैं। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। किसी भी टाइप की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।